अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आप लोगों के जाने पहचाने अमीर अब्बास मौजूद है। तकलीफ देने की आज खास वजह यह है कि आज आपको पता है कि खास तौर पर लिबरल या सो कॉल्ड और ये आसमा जहांगीर की शक्ल में उनको जिंदा रखना चाहते हैं। एक बाकायदा प्लान्ड कॉन्फ्रेंस बाकायदा स्टेज के ऊपर की गई और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि स्टेज के ऊपर ऐसे लोगों को बिठाया, बल्कि हॉल के अंदर भी ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया कि जिनका मकसद था कि जो फंडेड चीजें आती हैं उसको आगे प्रमोट करना। यानी आज के फंक्शन में अली अहमद कुर्द को बुलाने की क्या जरूरत है? अली कुर्द का भी स्टेटस है क्या? आप अंदाजा लगाएं। यानी या अली अहमद कुर्द को मैं चैलेंज करता हूं कि आप बताएं, मेरी उनसे दोस्ती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस है, वो कितने केसों में सुप्रीम कोर्ट पेश होते हैं। नजर आ रहा है कि वो एजेंडे पे चल रहे हैं, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, बड़ी हर एक को अंदाजे पता है। और आज देखें आज क्या है, जस्टिस काली भाई, अच्छा जस्टिस काली भाई साहब को क्यों बुलाया? मेरा एक सवाल है, वो सीनियरिटी में तो नीचे है, अगर आना था तो चीफ जस्टिस साहब है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझ आती है। तो नजर आ रहा है कि वो सो कॉल्ड लिबरल जो है ना, अपना अपना जो नुक्ता नजर या अपने लोग जो है ना वो जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे काजी फायजी साहब ने वही लिखी पड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू जो अपने केस के लिए वो करते रहे। और मैं क्रेडिट देता हूं जनाब जस्टिस गुलजार साहब को, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक? ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं। और ऐसा ही है, यहाँ चैलेंज है इस बात का, कौन सा प्रेशर क्या बात, यानी ये एक एजेंडा जो लेकर जाया जा रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा आसमा जहांगीर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी अदलिया में से कोई आदमी ना जाए। कोई मैं गुजारिश करूंगा, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस और बाकी सब लोगों को कि नजर आ रहा है कि ये बैठकर एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं और हम उस एजेंडे का क्यों हिस्सा बने। अली अहमद खुद ने जो बातें की वो 100% गलत है। अब हामिद मीर के हवाले से गुफ्तगू भी सारी है और मुझे वो दिन याद है जब चीफ ऑफ द आर्मी साहब से मुलाकात हुई और अमीर अब्बास उस बात के गवाह थे। अमीर अब्बास बागी आगे चलने से पहले जरा ये हामिद मीर की उस बात का जरा दोबारा जिक्र आ जाए जो इन पे हमले के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में बात हुई थी, क्या कहेंगे उस बारे में? जी बहुत शुक्रिया सदीक साहब। उससे पहले देखिए मैं एक बात कह दूं, जो आपने मीर साहब का सवाल किया कि ये आपके पेशे के भी कुछ लोग हैं, हमारे पेशे के भी कुछ लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो बदयानती करते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है वो लोग, इंटेलेक्चुअली करप्ट है वो लोग। मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल करप्शन से भी ज्यादा अगर इस मुल्क को किसी ने नुकसान पहुंचाया वो इंटेलेक्चुअल करप्शन, वो इस मुल्क के जो दानिशवर तबके की जो बदयानती और खयानत है उसके दिमाग के अंदर जो खिलाफत भरी हुई है उसने नुकसान पहुंचाया। हमारे पेशे के लोग जो है वो भी सरकार सियासतदानों के और फौज के और बाकी इदारों के दुम छल्ले बनने की कोशिश करते हैं कि हमें नवाजा जाए। और आपके लोग भी, कोई सेनेटर बन के अपने आप को बेच देता है, कोई एमएनए, यानी कितने आपके वकालत के पेशे के लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं, वो बाद में फिर मैं नाम नहीं लेता, फिर आपके दोस्त होंगे, आपका प्रोग्राम है, मैं तो बेधड़क आदमी को कह दूंगा फिर आप तो बस मैं बड़ा जैसे आप अपने साफी बरादरी में इन काली पेड़ों को बेनकाब करते, मैं आपके साथ हूं। मैंने आज बल्कि मेरा एक प्रोग्राम आज रिकॉर्ड हुआ तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर नाम लेके कहा, मैं क्या हमारे वोकला का कोई काम नहीं है सियासी पार्टियों का दुम छल्ला बनने का, उनका एजेंडा लेके चलने का। इंडिपेंडेंट जेन है, इंडिपेंडेंट जेन के साथ चले और मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। और यही बात है कि आपको लोग पसंद करते हैं, आप ठोक बजाकर बात करते हैं। अब देखिए ना, नसीर भुट्टा साहब आपके प्रैक्टिसिंग लॉयर, नून लीग के टिकट होल्डर, नाम गिनना शुरू कर दे, कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जिनको शरीफ खानदान ने नवाजा और इनके जाती उसके ऊपर को रहे। मैं नहीं कहता कि ड्यूरिंग सर्विस हो गए, लेकिन जैसे ही रिटायर होते थे कहीं ना कहीं जाके वो खप जाते थे। आप रफीक तारड़ साहब को देख ले, वो जो है वो मुल्क के सदर बन गए। आखिर पहले कोई ना कोई आपस में राब्ते, कोई ना कोई गठजोड़ क्राइमत होती है तो बाद में फौरी तौर पर आगे इनको नवाजा जाता है ना। एक पीसीबी के जज, पीसीबी के चेयरमैन बन गए, एक आपके जज, एक जज का काम है पीसीबी के चेयरमैन बनने का। तो ये मसला है, आज भी जो इस तकलीफ के अंदर कुछ लोग थे
वो उनकी अलायंस नहीं है क्या नून लीग के साथ, और कुछ की बिल्कुल अलग अलान है, कुछ की ढकी छुपी तरीके से है। तो ये इस तरह के फोरम्स को, जो इंटेलेक्चुअल फोरम्स हैं, उनके ऊपर आके अगर आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को निकालेंगे, अपना गुबार अंदर का निकालेंगे, और वहां आके आप मैलानिक कैंपेन शुरू करेंगे, और आप उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए किसी इदारे को और फौज को आप मैलाइन करने की कोशिश करेंगे, और मुल्क के अंदर आप एक धूल उड़ा देंगे और कहेंगे कि ये हो जाए वो हो जाए और कुछ नहीं चल रहा, हर तरफ फौज आके बैठी है, सब नॉनसेंस है। और मैं समझता हूँ जिस तरह जस्टिस गुलजार साहब ने मुल्क के काजी कज़ाक चीफ जस्टिस ने आके जिस तरह शटअप कॉल दी लोगों को, यही होना चाहिए था। उन्होंने कहा किसी में जरूरत नहीं है मुझसे फैसले नहीं पाए, किसी में जरूरत नहीं है मुझे डिक्टेट कर सके, और ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई चीफ जस्टिस हो, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, एक हाई कोर्ट का जज हो, अगर उसके अंदर वो स्ट्रेंथ हो, उसके कैरेक्टर के अंदर उसके अंदर विल पावर हो, और वो अपने दयानतदारी से काम करता हो, कोई शख्स आके उससे फैसले नहीं करवा सकता, चाहे वो मुल्क का डीजी ऐसा ही क्यों ना हो। और इसकी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद है तारीख के अंदर, कि जहां जज हो या किसी भी शोबे का शख्स हो, उसने स्टैंड लिया, उसको कोई कुछ नहीं। मैंने जब जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली, मैंने उनके खिलाफ ठोक बजा के ट्वीट की कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे तो कोई डर नहीं है कि मुझे वो आके उठा के लेके चला जाएगा और कहेगा कि तूने ट्वीट क्यों कर दी जनरल बाजवा के खिलाफ। तो ये करैक्टर अगर आपका, हम तनकीद करते हैं लेकिन हम तकरीब भी करते हैं, हम जूते नहीं मारते उनको धो के भिगो के। तो कुछ लोग हैं। मैं एक बात करूंगा, अमीर आपने जबरदस्त बात की है। जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अदली की आजादी के हवाले से, और जनाब कमाल की जो बात है ना, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कौन सा केस है वो बताएं। अब अंदाजा लगाएं कि पनामा केस देखें, हर एक को पता है कि कितनी हियरिंग हुई, कोई सबूत नहीं था इन लोगों के पास, और ये राना शमीम जैसे लोग, अरशद मलिक जैसे लोगों को उठाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे, यानी वो दाल गल नहीं रही है। असल में इनको जुडिशरी चाहिए थी मलिक क़य्यूम जैसी। आप जरा समझे बात को कि इनको अली अहमद कुर्द को, हामिद मीर को और यासमा जहांगीर, इन सबको चाहिए थी वो वाली जुडिशरी जो इन सियासतदानों के खास जो इनके बक्से लेकर चलती है। अब तो ये सवाल ये है कि मेरिट पे चीजें हो रही हैं, और ये मैं चैलेंज करता हूं। और एक बात मैं और आपका चाहूंगा, आप नहीं समझते कि ये जितने लोग यहाँ पर आए जिन्होंने ये बाकायदा प्लान के साथ नारे लगवाए गए, और वो सारे एक ही गैंग के लोग थे, इनके टेलीफोन रिकॉर्ड अगर सारा कुछ आप देख लें आपको समझ आ जाएगा इकट्ठे कैसे किया। और ये पूरी एक प्लान मूव थी, यानी एक इंटरनेशनल फोरम को बाकायदा प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं इसलिए मुतालबा कर रहा हूँ कि आइंदा इस पर बाकायदा पाबंदी लगनी चाहिए, और ये आसमा जहांगीर का फोरम जो करना चाहे पाकिस्तान जाकर बाहर करें, आप जो कुछ करना है, जैसे हुसैन कानी जैसे लोग बाहर बैठे हुए, आप भी जाएं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बैठकर आप हमारी 66 सियासतदानों का जो बैठ के पूरी अदलिया को समझते हैं, और वो फैजाबाद धरने के हवाले से केसों की बात अगर करते हैं, और जब इनकी तरफ बात आती है जैसे काजी फायजिसा के असासों के हवाले से, उनकी सरीना आयशा के हवाले से बात आती है, वहां ये खामोशी इख्तियार करते हैं। वहां अली अहमद कुर्द क्यों नहीं बोलता है? वहां ये खास तौर पर ये क्लास जो है यानी आसमा जहांगीर के जो पैरोकार हैं, वो क्यों नहीं बोलते? और ये आपकी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल और फलानी बार और फलानी ढिमकानी ये फौरन जत्था बना के खड़े हो जाते हैं, और ये बुली करने की कोशिश करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखेंगे जो जाम उवैस एमपी है जिसने वो लाजिम जोखियों को मारा सिंध में, और बेदर्दी से उसके साथ में, मतलब उसके आगे लोग ही थे ना मुलाजिम करने जिन्होंने मारा उसको। और ये फहमीदा सयाल जिसको जो कुरान यहाँ पे सामने खड़ी हुई थी और एक सियासतदान बडेरा आया, उसने गोली मारी, कुरान पाक को चीर दी, गोली गुजरी। ऑपोजिशन असेंबली में लाजिम जोखियों और फहमीदा सयाल के कत्ल की मजम्मत करने के लिए करारदाद पेश की, वहां की हुक्मरान पार्टी ने पेश की, उन्हें दी, जो जमहूरियत की चैंपियन बनती है ह्यूमन राइट्स पार्टी। खुद नहीं बोला, जहां आसमा जहांगीर के कोई एक बंदा नहीं बोला, चैलेंज है इस बात की। तो ये फोरम था ना, इस फोरम में तुम्हें सिर्फ फौज नजर आ रही है, तुम्हारी आंखों में बंटन लगे हुए, तुम्हारी आंखों में क्या बटन लगे हुए जो सिर्फ एक दिन को एक फौजी नजर आती है। बोलते ना यहाँ पे भी, अगर तुम अगर वेरी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट करप्ट इंटेलेक्चुअली लोग हैं हमारे, आप फिर बात करें, ऑब्जेक्टिव बात करें, आप कहें हाँ ठीक है फौज जो है वो भी मदाखलत करती है, लेकिन आप कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे रईसुल मुनाफिकीन है जब वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, रईसुल मुनाफिकीन है जब वो जमहूरियत की बात करती है। सब 2 नंबर ढकोसला फ्रॉड मंजन है जो इन्होंने कौम के सामने बेचा हुआ है, और अपने इतने खूबसूरत लिबासा पहन के अंदर से इनका मखलूक चेहरा। आज असेंबली के अंदर भाई आपने अगर एक आपके एमपी किसी कतर के अंदर मुलव्वस है,
और जिस बेदर्दी से मारा गया है, और एक खातून को जिस बेदर्दी से मारा गया है, आपको क्या तकलीफ हो रही है करारदाद अगर असेंबली के अंदर पेश हो रही है? आपके खिलाफ तो करारदाद दी है ना, करारदाद तो कत्ल के खिलाफ है। इसका मतलब आप कातिल है, ये कातिल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं होगी। तो इसी तरह से ये नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, लोगों ने माइंड सेट बना लिए हुए हैं इस मुल्क के पे। अजहर साहब, हमने इसको सपोर्ट करना है, हमने इसके खिलाफ बात करनी है। जिसके खिलाफ बात करनी है, अगर वो ठीक भी है तो उसके खिलाफ बात करनी है, जिसके हक में बात करनी है वो ठीक गलत भी है तो उसके हक में बात करनी है। लोगों ने माइंड सेट बना लिया है, और इस तरह के जो फोरम होते हैं वहां पे लाके ये वेंटिलेट करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो फोरम्स है ये वेंटिलेटिंग मशीन बन चुकी है इनके लिए। इनको लाके वहां पे खड़ा कर लिया जाता है और ये जो है वो अपनी भड़ास वहां पे निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि बैलेंस हो गई बात। अगर वहां मौजूद ना होते, एहसन मून साहब ने, सदर ने, आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैं क्रेडिट देता हूं एहसन मून साहब को, सदर सुप्रीम कोर्ट बार को, वो आए और तकरीर में आके उन्होंने अहमद कोर्ट की सारी बातों को डिसोन किया और उन्होंने वॉर्न किया इस हवाले से। ये देखें, ये एक सुप्रीम कोर्ट बार के, वरना तो आपको पता है अब्दुल लतीफ अफरीदी था, अब्दुल लतीफ अफरीदी उन्हीं का करिंदा था, उसी ग्रुप का करिंदा था, उन्हीं लोगों का जिन्होंने मारा है। आप अंदाजा लगाया इसके ऊपर, सॉरी, अब्दुल लतीफ अफरीदी के ऊपर अपना पर्चा हुआ, वो गिरफ्तारी तक देने के हवाले से हर एक ने देख लिया। और यहाँ एहसन मून साहब ने यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होना साबित किया कि ये एक ऐसा इदारा नहीं है जहां बैठकर अपना एजेंडा लेकर चले, अपना गोल लेकर चले। और यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से हामिद मीर जैसे लोगों को भी आवाज दे दी कि जो बैठकर यही है कि एजेंडा लेकर चलते हैं। मैं जो कि प्रोग्राम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं वो बात आज जरूर दोहरानी है और ये कौम को पता होना चाहिए। जो बातें करते थे और बाजवा साहब, जनाब बाजवा साहब ने जब ये आपके साथ जब मुलाकात हुई और हामिद मीर वहां मौजूद थे, वो लफ्ज दोहराने जरूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या लफ्ज थे और क्या जवाब दिया मिला था इसको हामिद मीर को वहां पर? देखें, इन्होंने कहा वो असल में ये सामने तशरीफ रखते थे आर्मी चीफ साहब के, और इनके साथ मुजीबुर रहमान शामी बैठे हुए थे और इनसे दो नशिस्तें पीछे मैं बैठा हुआ था। मैंने आर्मी चीफ से सवाल किया, मौके को की गनीमत समझते हुए मैंने कहा कि हामिद मीर साहब, जो हर वक्त साफियों पर हमले हो रहे हैं, इंसानी हुकूक, आजादी राय तलब की जा रही है, फौज बड़ी जालिम है और बड़ी वहशी है, तो मैंने कहा चले अब ये बैठे हुए हैं, ये खुद विक्टिम है, बकौल इनके कि इनको DGSI जहीरुल इस्लाम साहब ने इन पे कातलाना हमला करवाया था। तो मैंने आर्मी चीफ साहब से सवाल किया, मैंने कहा सर ये आपके सामने बैठे हुए, क्योंकि आर्मी चीफ अपनी वजाहतें दे रहे थे कि भाई हमारे इदारे का इस किस्म के वाकयात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस वक्त 2-3 वाकयात हो चुके थे जिसमें मकीउल्लाह जान का वाकया हो गया था, इसके अलावा अफसार अब्बासी का, सॉरी वो जो चेयरमैन कैमरा रहे अफसार आलम, नहीं असद नूर का तो बाद में हुआ, उस वक्त अफसार आलम और मकीउल्लाह जान के 2 वाकयात हुए थे। ये कौन से हुए थे लाहौर में जी? ये लाहौर पहुंचे हुई थी क्लास सारी। अच्छा, आप देख रहे ना, सानू नहीं बुलाते ऐसे, सानू नहीं बुलाने के ऐसे किसी को फोरम से, है ना, नहीं बुलाने के। हाँ, इंसानी हुकूक के चौधरी के। तो उस वक्त मैंने, चूंकि आर्मी चीफ से पहले सवाल हुआ था अफसार आलम साहब के हवाले से, तो उन्होंने अपनी वजाहत पेश की कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उस वक्त सवाल किया कि जी आप कहते हैं कि आपका लेना देना नहीं है, तो ये हामिद मीर आपके सामने बैठे हुए ये कहते हैं, और इन्होंने 2 दिन पहले ही मेरे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यू में कहा था कि जहीरुल इस्लाम साहब ने इनको जो है इनके ऊपर कातलाना हमला करवाया। मैंने कहा ये कहती है, कल तक ये कायम है इस बात पे कि मेरे पर हमला DGSI ने करवाया, और आप कहते हैं कि आप लोग ये काम नहीं करते। अच्छा, मुझे तो सवाल करते हुए डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ और नहीं है ना। मैं एक सवाल कर रहा हूँ किसी वजाहत के हवाले से, मैं सवाल इसलिए भी नहीं कर रहा कि मैंने फौज के ऊपर गंद उछालना या फौज को मलायन करना है। तो उसमें आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हामिद मीर साहब आप बताएं ना, सबको बताएं, सच बताएं कि आप पर किसने हमला करवाया। आप पर तो जावेद बैंगल ने हमला करवाया, और उस पर हामिद मीर साहब जो है वो आया शाया करते रहे कि नहीं वो जहीरुल इस्लाम कमीशन पे पेश हुए, जो कमीशन बना था मेरे हवाले से नवाज शरीफ ने बनाया था, एक दफा भी इस पर जहीरुल इस्लाम पेश नहीं हुए। तो उसमें फिर आर्मी चीफ ने कहा कि भाई आप उनके खिलाफ केस करवाते हैं, FIR करवाते, पर्चा करवाते, क्यों नहीं आपने करवाया? तो ये एक नैरेटिव है इस मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पे उसको क्राफ्ट किया जा रहा है, उसको वाटर किया जा रहा है, उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। और इस मुल्क में मैं आपको बताऊं एक फैशन बन गया हुआ है साहब, कि अगर आप ओवरनाइट पॉपुलर होना चाहते हैं, अगर आप ओवरनाइट लाइमलाइट में आना चाहते हैं, अगर आप ओवरनाइट जो है वो अरस्तू और सुकरात बुकरात बनना चाहते हैं दानिशवरी के, तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, यकीन करें। आप, ये बड़ा आसान काम है, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए। और जो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट टोला है,
ये फौरी तौर पे आपको यूं पिक कर लेगा, फौरी तौर पे आपको जफा मार लेगा, उठा लेगा अपने साथ, और ये आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा। ये आप ट्वीट करेंगे, ये आपकी ट्वीट्स को रीट्वीट करेगा, आप कोई और कई गुफ्तगू कर रहे होंगे, ये आपको प्रमोट करेगा। तो यूं ये एक क्लाउड इस मुल्क में बड़ी तेजी से बनता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमारी एजेंसियों को, हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि क्या ये किसी बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। देखिए ना, एक तो कुछ लोग होते हैं आइडियोलॉग, वो ऐसे लोग होंगे आइडियोलॉग जो समझते हैं मुल्क में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, फौज का अमन दखल नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं आइडियोलॉग होना एक और बात है, लेकिन किसी मकसद के तहत, किसी सोची समझी साजिश के तहत कनाइमेंट करके किसी के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज कैंपेन लॉन्च कर देना, ये आइडियोलॉग होना नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, जो ये हुकूमत का काम है। जज डिस्टिंग्विश करें ऐसे लोगों को कि जो आइडियोलॉग है, जो बाकी नजरियाती सोच रखते हैं, और जो इस किस्म का टोला है, और इनको रोकने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ हुकूमत इनको रोकने की कोशिश करे। एक इदारा जो है वो तो दारी बात एक्शन लेगा, तो उस इदारे के ऊपर तो पहले इल्जाम है कि भाई ये लोगों को उठा लेता है, मरवा देता है, और जो है वो शुमाली इलाका जाता है। ये हुकूमत का काम है कि हुकूमत अपने एक इदारे के वकार, उसकी डिग्निटी की हिफाजत के लिए आ गया है। हुकूमत एक्टिव हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, FIA, वो आके और जो ट्विटर पे अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स हैं, जो लंदन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो वहां से जो अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, और यूरोप में कुछ लोग हैं जो यहाँ से एक छोटी सी चिंगारी होती है, उस चिंगारी को ये फौरी तौर पे जो है वो ज्वालामुखी बनाने की कोशिश करते हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि इसके आगे बंद बांधे। अगर वो बंद नहीं बांधेंगे तो ये जो इदारों में टकराव है, आप देखें ना, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, काजी फायद ईसा, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ, इतने फाजिल मुल्क के क्रीम जुडिशरी बैठी है, उनके सामने इन्होंने अपना लुत्फ करना शुरू कर दिया। उनके सामने इन्हें चुल्ला, इन्होंने अपनी जो है वो खराफात बोलना शुरू कर दी। आप इससे अंदाजा लगाएं, जो मैं स्मेल कर रहा हूं कि ये बात अब बहुत आगे बढ़ने जा रही है। अगर इस बात के आगे मेरे पास, मैं प्रोग्राम खत्म करने पहले आपने जो बात ऐसी छेड़ दी है, पिछले दिनों आपने देखा कि नवाज शरीफ से अब्दुल्ला की मुलाकात हुई इंडियन एम्बेसडर के वाला। फिर आपको पता है वो गुल बुखारी और मोहम्मद तकी, हुसैन हक्कानी गैंग के लोग, तस्वीरें उनकी वहां पर बाकायदा चली और बाकायदा सामने आई, और उसके बाद ये हो जाना, ये तो नजर आ रहा है ना कि ये बुनियादी तौर पर बैठे जो 5th जनरेशन वार, जब वो यानी अपना CIA, मोसाद, रॉ, MI5, MI6 के लोग, ये है ना, ये सारा ये मौका आ गया है कि इन लोगों की गर्दनें जो है ना, यानी ये वो लोग जो बाहर से एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उस एजेंडे को दबाना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम चूंकि अमीर पास बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, मजा बहुत आ रहा था। मैं आपसे हो सकता है एक आध दिन में दोबारा गुफ्तगू करनी है इसी इशू के ऊपर। खास तौर पर मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं बताता चलूं कि राना शमीम और नवाज शरीफ का ताल्लुक क्या है, वो बाकायदा रिकॉर्डिंग हमारे पास, हमारे एक दोस्त के पास आ गई है, जिसमें मरियम नवाज और उन सब का, वो बहुत जल्दी चीजें बेनकाब होने जा रही हैं। एक में आप 30 सेकंड के लिए अमीर पास वो बात कहना चाहें तो प्रोग्राम खत्म करें। जी, मैं समझता हूँ कि मैंने तो पहले भी कहा था कि प्रोग्राम में कि आप सिटीजन जर्नलिस्ट आप भी बन चुके हुए हैं, तो आप जारी रखें अपना ये काम, और माशाल्लाह आपका चैनल भी ग्रो कर रहा है, आपकी आवाज बहुत अब दूर तक जल्दी पहुंच रही है, कई जर्नलिस्ट से ज्यादा आपकी आवाज जो है वो तवाना और मजबूत हो रही है, और एक काउंटर नैरेटिव जो है वो आप अपना ले आते हैं, इसको बिल्कुल लाना चाहिए, इसको जारी रखें। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। बिल्कुल याद रखें, आप जैसे दोस्त हमारे साथ हैं और लग रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।